नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वो कैसे डिप्रेशन से बाहर आए, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की, क्या उनका सपना था और वो सपना किस तरीके से टूट गया। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर पाया और डिप्रेशन के कारण उसने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। एक लड़के का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के छोटी मोटी क्लिनिक की सरकारी नौकरी करे, लेकिन वह बंदा 4-4 हॉस्पिटल के साथ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उनकी अपनी ज़िंदगी पर एक बेस्ट कहानी। डिप्रेशन से उभर कर एक बहुत बड़ा काम किया। आइए मिलते हैं डॉक्टर नितिन वर्मा से। सभी भोपाल वासियों एवं प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा। पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा जन्म हुआ है सेंधवा बड़वानी ज़िले में और मेरी हाई स्कूल की एजुकेशन हुई है खजुराहो राजनगर तहसील में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल से। और हायर सेकेंडरी मेरा हुआ है वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर से। यहाँ पर मैं शशांक मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा है। तो मैं आज इस इंटरव्यू में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी हेल्थ केयर सेक्टर में जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स क्या क्या हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो हायर सेकेंडरी हुआ है सागर से कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैं कोटा गया था प्री मेडिकल्स की तैयारी के लिए। कोटा में मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पर अपना तैयारी करते रहा। करीब 8 महीने मैंने जो भी कोर्स है, जो भी हमारे सर लोग हैं, डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमने सीखा और उसको अप्लाई किया। तो 8 महीने के बाद में जो 1 महीना रहता है, उस 1 महीने के दौरान हम लोग को रिवीजन करना पड़ता है, जो हम लोग को 8 महीने पढ़ाया जाता है ना। उस दौरान में जब हम तैयारी कर रहे थे और हमारा जब 1 महीना बचा था सिलेक्शन के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरा एक रिपीटर्स जो होते हैं, रिपीटर्स इन द सेंस मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो 12वीं के बाद जाते हैं तैयारी के लिए, जैसे मैंने ड्रॉप लेके गया। और रिपीटर्स वो लोग होते हैं जो 12वीं के बाद जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, 1 साल 2 साल 3 साल वहीं पर रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं, उस टाइप के लोग। तो जो 9th मंथ था जब मैं रिवीजन कर रहा था, तो मेरा उन रिपीटर्स से एक फाइट टाइप का हो गया था, लड़ाई हो गई थी कुछ पर्सनल रीजंस को लेके, जिस कारण से मुझे सिर में चोट चोट भी आई और मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। और उस डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 साल लगे। तो जो वो टाइम पीरियड था वो एक मेरे लिए वो एक बहुत एक बुरा फेज़ कह सकते हैं मेरी लाइफ़ का, मेरी लाइफ़ की जर्नी का। उस टाइम पे मैं ना ही कुछ कर पा रहा था, ना ही किसी से मिल पा रहा था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे करियर में क्या करूँगा। मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, वो चीज़ अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उस दौरान मेरे को थोड़ा-सा मेरे फैमिली वालों ने बोला कि अब आप थोड़ी तैयारी कर रहे थे पीएमटी की, उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरी लाइन देखिए जो एजुकेशन में अलग हो। तो मैंने बीबीए चुना उस टाइम पे, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंदौर में मैंने कोचिंग की तैयारी करी, साथ ही साथ बीबीए का कोर्स किया और कैट के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया था ईडीआई अहमदाबाद। ईडीआई अहमदाबाद के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। 2 साल का करिकुलम रहता है। 1 साल में ये लोग पूरे एमबीए के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोर्सेज रहते हैं वो पढ़ाते हैं और 1 साल के लिए एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है हम लोग को। उस प्रोजेक्ट पे हम लोग 1 साल वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डिप्रेशन में गया था और बार बार हर बार उसी चीज़ को सोचते रहता था। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल सर हैं मिस्टर सुनील शुक्ला जी, उन्होंने एक बार मुझे क्लास में देखा इस तरीके से, उन्होंने बोला कि नितिन मुझसे आके पर्सनली मिलो,
उनसे कुछ बात करना है। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने जो मुझे एक बताया कि तुम बार बार अपने आप टाइम बर्बाद करते हो, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में रहते हो, शांत बैठे रहते हो, सीरियस रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था और मैं गलत लाइन में आ गया हूँ, तो डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ। फिर उसके अगले दिन उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि नितिन तू डॉक्टर नहीं बन पाया है, बट जैसा मैं अगर तुझे बोलता हूँ और तुम वैसा करोगे तो तुम उससे अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। तो मैंने उनसे पूछा सर कैसे? तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया कि वो चीज़ मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें जो मैं बोलूँगा वो फॉलो करना है। तो मैंने भी गठान बांध ली कि सर जो बोलेंगे उसको मैं फॉलो करूँगा, और मुझे अपना ड्रीम कैसे अचीव करना है अब ये डायरेक्टर सर ही अचीव करवाएंगे। तो मैं सिर्फ मन लगा के पढ़ने लगा। सर ने जैसा बताया था कि फर्स्ट ईयर अपना मन लगा के पढ़ो, सेकंड ईयर में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तो मैंने पहला ईयर बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ा। उसी फर्स्ट ईयर के दौरान इतना अच्छा मुझे लगा पढ़ने में, सर लोग मिले, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सारे गुजरात में जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे, इन सब लोगों से मेरी दोस्ती हुई। चूँकि मेरा रूम पार्टनर अमन त्रिवेदी करके, उसकी खुद डायमंड की एक फैक्ट्री है। तो वो कैसे उनने बिजनेस करते हैं, कैसे चलाते हैं, उनने मुझे बताया। और कॉलेज में जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज, उनका लर्निंग भी मैंने ग्रैस्प किया। तो इस तरीके से दोनों तीनों चारों चीज़ों को मैच करके मैंने बहुत अच्छा वहाँ पर अनुभव लिया कि कैसे धंधा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें धंधे में देखना पड़ती हैं, कैसे शुरुआत करना पड़ती है, कैसे उसको लंबे रन तक स्ट्रगल करके चलाना पड़ता है। क्योंकि धंधा चालू तो हर कोई कर लेगा, पर धंधा चालू करने के बाद में उसको मेंटेन करना और बनाए रखना सबसे बड़ा टास्क वो रहता है। तो हमें वही चीज़ सिखाई गई थी कि आपको कैसे धंधा चालू करना है और उस धंधे को कैसे आगे लेके जाना है और उसको ग्रोथ में लेके जाना है, डिक्लाइन नहीं होने देना है। कहने का ये है कि थोड़ा सा मैं ब्लड के अंदर, खून के अंदर हमारे ये भर देते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना है और आपको अपना खुद का व्यवसाय चालू करना है। तो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, उस प्रोजेक्ट पे 1 साल वर्क करिए और धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में एंटर करते जाए, लेते जाइए उस प्रोजेक्ट को। तो जो डायरेक्टर सर ने मुझे बताया था मैंने वैसा किया, और सेकंड ईयर में उन्होंने मुझे बोला था तू हॉस्पिटल सेलेक्ट ले, तेरा ड्रीम क्या था? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बन के क्या करता? अल्टीमेटली अस्पताल ही खोलता ना, मरीजों की सेवा करता। अब वो तू डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब दूसरी लाइन से चले जा। ईडीआई में तू आया है, यहाँ पे तू बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ले, कैसे धंधा चालू करना पड़ता है, बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या तो प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, सब कुछ बैंक से कैसे बात करना पड़ेगी। तो ये यहाँ पर सीख के अपना एक हॉस्पिटल चालू कर दे। तो अल्टीमेटली देखो बिना डॉक्टर चालू करे हुए एक अस्पताल खुद का खुल जाएगा। और देखो जो टाइम पीरियड 7 से 8 साल जो एक डॉक्टर को तैयार करने में लगता है, तैयारी में 5 साल एमबीबीएस, फिर इंटर्नशिप, फिर पीजी, उसके बाद वो अपना क्लिनिक डालता है, फिर हॉस्पिटल डालता है, तो उसकी एज हो जाती है 50 से 55 साल। बट वो चीज़ मैंने आज 35 साल में अचीव करी है। अचीव करी इन द सेंस, जिस विदिशा में जो मेरे साथ में ट्रेजेडी हुई थी, मैंने आपको जो बताया कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था, एक डिप्रेस मोड में था, उसी विदिशा में जाके मैंने पहला अस्पताल डाला। और वहीं के लोगों को मैंने एक ईगो ना दिखा के बस एक प्रूफ कर दिया कि हाँ भैया नितिन वर्मा कुछ है, ऐसा नहीं है। ना मेरा ईगो था, बस मुझे प्रूफ करना था कि यार जिस जगह पे मैं डिप्रेशन में, लोगों ने मुझे ताने मारे, ये लड़का कुछ नहीं कर पाया, ये डिप्रेशन में बैठा हुआ है, फालतू में इधर से उधर घूमते रहता है, कुछ काम का नहीं है। मेरे फैमिली वालों ने, मेरे रिलेटिव्स ने गलत गलत बोला कि यार अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपका लड़का, इसको तो एक दुकान खुलवाओ और वहाँ बैठलवा लो। बट मैंने नहीं छोड़ी, जिद नहीं छोड़ी। मैंने कहा आपको जो बोलना है बोलो। और अल्टीमेटली कुछ ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की मेरे पिताजी मदद करते हैं, गरीबों की, मेरी फैमिली मदद करती है, और हम लोग को जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनका एक पुण्य कह लें या जो भी कह सकते हैं, कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वापस वहीं लौट के आया और उन्हीं लोग के मुंह पे मैंने ताला लगा दिया जो मेरे बारे में गलत बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और पहला बंदा नॉन मेडिको विदिशा में वो अस्पताल चला रहा है, विदिशा केयर हॉस्पिटल के नाम से। और इन हॉस्पिटल को चलाने के पीछे 3 साल की मेहनत मेरी भोपाल में थी। मैं थोड़ा अब फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा जो कुछ। हाँ किस तरीके से एक डिप्रेशन में आ गए हैं, जी डिप्रेशन आने के बाद किस तरीके से आप उभरे उससे, जी और जब दिल्ली में गैस हॉस्पिटल चालू किया तब वो आपके पुराने जो मित्र होंगे, लोग होंगे, वो मिले होंगे, उन्होंने क्या कहा? जी। जैसा कि आपने पूछा है कि डिप्रेशन वाला फेस जो है ना, मेरे लिए सबसे बुरा फेस था लाइफ, तो वो एक तरीके से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे मैं कैसे निकलूँ। क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त थे हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल वाले, उन सब लोगों ने मेरा कांटेक्ट
तोड़ दिया था, क्योंकि उनको ये पता था ये लड़का डिप्रेशन में है, तो उससे उसके साथ ना ही रहना सही ठीक रहेगा। वो डिटैचमेंट हो गया था एक तरीके से, दूरी बनाने लगे थे मुझसे जो मेरे पास में थे। तो मैंने कहा अब ठीक है यार, जब जो होता है तो वो जो होना था वो हो गया, और जिनको मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़े रहे। मैं ज़बरदस्ती किसी को तो नहीं बोलूँगा यार तुम मेरे दोस्त बने रहो। और उस टाइम में मेरा क्रिटिकल फेज़ भी था, कुछ ट्रीटमेंट भी ले रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि भई आप टेंशन मत लेना, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो मैं धीरे-धीरे उससे निकला जब मैं इंदौर गया कोचिंग करने के लिए कि यार मैं कोचिंग करूँगा कैट की, उससे कोई अच्छा-सा इंस्टीट्यूट पकड़ूँगा, आईआईएम या इस तरीके का। और वहाँ पर मैंने तैयारी करने के बाद मेरी रैंक इतनी अच्छी आई कि मुझे ईडीआई मिल गया गुजरात का। और जैसे ही मैं ईडीआई पहुँचा ना, तो वहाँ पर जो मेरा डिप्रेशन वाला जो पूरा फेज़ था, वो वहाँ पर जाके ख़त्म हो गया। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल टोटल भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप कंपेयर करें तो पूरा वो बिज़नेस वाला माहौल मिलेगा आपको। माहौल बिज़नेस वाला इन द सेंस कैसे कि 95% बिज़नेसमैन, 5% आपके आईएएस, आईपीएस लोग, प्राइवेट जॉब करने वाले, इस टाइप में। तो जैसे कि जो देश में कंट्रीब्यूशन जो आप, एक मैं आपको बताऊँ, एक हम लोग का जो सर्वे होता है, जो इकोनॉमी होती है अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी, जीडीपी रेट जिसको बोलते हैं, जो कि अभी 6.8 चल रहा है। तो उस इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक अलग होता है और एक इंडिया की इकोनॉमी अलग होती है। तो इंडियन इकोनॉमी में 97% कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब अभी जो आप चर्चा में हर किसी के मुंह से सुनोगे, वो अपने आप को ये बोलेगा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने ये स्टार्ट किया। बट हम लोग ये चालू कर चुके थे कब? 2009, जब इसकी स्पेलिंग या एंटरप्रेन्योरशिप किसी को पता ही नहीं थी कि क्या होता है, किस बला का नाम है। उस टाइम पे हम लोग इसमें जुड़ गए थे 2009 से। तो जब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते गए तब इसका कुरिकुलम वास्ट हुआ कि हाँ भैया अब तो इसका कोर्स भी बनना चाहिए, अब लोगों को बुलाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ईडीआई में पढ़ने के बाद में मुझे जो सपोर्ट मिला वहाँ से, फंडिंग मिली, और कुछ स्टार्टअप्स मैंने एक साल के अंदर ही कर दिए। जो फंडिंग मुझे मिली, ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के नाते, वहाँ पर मुझे एल्यूमिनाई कमेटी का हेड बनाया गया। ठीक है, ईडीआई से कोऑर्डिनेटर बना दिया गया मेरे डायरेक्टर जनरल सर ने, क्योंकि उनने कहा था कि नितिन जैसा मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना है। और मैं बिल्कुल एक एक वर्ड जो उनने बोले मुझे, मैंने किया। उनने मुझे प्रॉमिस किया तो तुझे डॉक्टर बनना है, मैं कैसे भी करके तुझे कुछ अच्छा करवाऊंगा। तो मैंने, मुझे पॉजिटिवनेस वहाँ से मिली। तो जो आपने पूछा कि डिप्रेशन वाला फेज कहाँ खत्म हुआ, तो डिप्रेशन वाला फेज वो इंदौर में भी नहीं खत्म हुआ। इंदौर में 3 साल रहा। मैं सिर्फ पेपर देने जिवाजी यूनिवर्सिटी जाता था और कोचिंग अपनी करता था। और उस टाइम में भी ज़्यादा किसी से फ्रेंड सर्कल नहीं हुआ, क्योंकि चूंकि पापा जी भी मेरी हर 1.5 साल 2 साल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो कभी मेरा एक स्थायी जगह रही नहीं। नहीं तो अपन जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं वो शुरू में जहाँ पे एडमिशन लिया 10वीं तक 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। बट वो केस मेरे साथ नहीं था। तो एक डिप्रेशन में जाने का ये वो भी कारण था कि मेरे, जब मेरी लड़ाई हुई कोटा में या फाइट हुई, तो मेरा साथ में कोई मेरा दोस्त नहीं था, मैं अकेला था। अगर कोई मेरा दोस्त होता, वो मुझे समझाता, ये करता वो करता, मोटिवेट करता, तो जल्दी निकल आता। 2 से 3 साल बर्बाद नहीं होते। यार ठीक है, जो हुआ तो अच्छे के लिए हुआ। जो कहते हैं ना कि घर वाले हर बार ये बोलते थे कि तू डिप्रेशन कर रहा है, जो होता अच्छे के लिए होता है। पर वो मुझे कब रियलाइज़ हुआ, जब मैं गुजरात पहुंचा। तो वहाँ पर वो जो डायरेक्टर सर हैं, उन्हें मेरे लिए एक भगवान का रूप कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे, मतलब मुझे एक सही रास्ता दिखाया, और उनके हर वर्ड पे मैं चला। तो उस टाइम पे जो एक मिशन स्टार्ट हुआ था, जो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पर, नरेंद्र मोदी जी, उनकी उसमें स्टार्ट हुआ था स्वच्छता भारत अभियान। ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। तो मेरे कॉलेज से इसमें वॉलंटियर्स और लीडर मैं था, और वॉलंटियर्स मेरे स्टूडेंट्स थे। तो इस इवेंट को मैंने लीड किया। जो उस इवेंट के बाद में जो सोशल मीडिया पे जो झाड़ू लगाने वाले आपने देखे होंगे जितनी पोस्ट, तो सबसे पहले झाड़ू जो उठाई थी ना, हम लोगों ने उठाई थी। और गवर्नमेंट के साथ मिलकर झाड़ू हमारी टीम ने, कॉलेज की टीम ने, और कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, इस तरीके से वो लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी जी के उसमें 2 अक्टूबर पे। जी हाँ। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। और फिर जैसे ही मैं पास आउट हुआ, तो एक स्टार्टअप मैंने पहला गुजरात में ही कर दिया कॉलेज के अंदर पहले साल में। तो जो पैसे मुझे सपोर्टिंग ऐसे मिला था कॉलेज के थ्रू, उधर प्रेसिडेंट जो हमारे चेयरमैन हैं उनके थ्रू।
जो मैनेजर मैंने बताया कि हमारे ईडीआई को गुजरात गवर्नमेंट का 23% स्टेक है, और जो बैंक्स हैं आईडीबीआई और सिडबी और एसबीआई, इनकी सपोर्ट रहती है फंडिंग की स्टूडेंट्स को। तो मुझे उनसे पैसा मिल गया था 4 लाख रुपए, तो मैंने वहीं खोल दिया पहले अपना। तो वो भी उसका जो नाम मैंने रखा प्रिंसेस कॉर्नर। उसके बारे में 2 लाइन में कहना चाहूँगा। उसमें जो कि आईपीएल होता है, कभी आपने सोचा होगा आईपीएल में टीम्स खरीदते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे एक इवेंट 3 महीने का होता है ईपीएल। ईपीएल में पूरे गुजरात के 12 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वो आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। उसमें अलग अलग 6 से 7 टाइप्स के या 8 टाइप्स के अपने ये कह लो गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस टाइप के अलग अलग गेम्स होते हैं। तो वो उसमें टीम्स खरीदना पड़ती है। आईपीएल में जैसे टीम खरीदते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, वहाँ पर हम लोगों ने टीम खरीदी। मतलब मैंने एक टीम ओन करी वहाँ पर पैसे लगा के, मतलब इतना तो वो मेरे लिए पॉजिटिव आया कि भाई 4 टीम में से एक टीम मेरी थी। और उस 3 महीने में वो टीम खरीदने के बाद में मुझे पैसा मिला, तो मैंने एक स्टार्टअप भी कर डाला ईपीएल के दौरान ही। प्रिंसेस कॉर्नर जिसके बारे में मैंने बताया, वो प्रिंसेस कॉर्नर में हम लोगों ने एनर्जी ड्रिंक्स लिए, वेंडर्स से वो रखवाए, फ्रेश फ्रूट जूस के जितने भी हर तरीके के जूसेस हो गए वो रखवाए, मिल्क शेक्स हर तरीके के। मतलब ये थकान प्लेयर को आके थक जा रहा है, वो खा रहा है कैंटीन में, खाओ और आप मेरे यहाँ से जूस जो भी एनर्जी लेना है, अपन माउंटेन ड्यू टाइप की जो, और रेड बुल टाइप का, वो आप लो। तो ये पहला स्टार्टअप था। देन उसके बाद मैं मूव ऑन किया दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई सर्कल लाइन, जो अभी तक चल रही है। सर्कल लाइन मेरा खुद का स्टार्टअप है। उसके अंडर में दिल्ली में मैंने 3 बिजनेसेस को जोड़ा, क्योंकि गुजरात में मैं फूड प्रोसेसिंग वाला कर चुका हूँ, ये वाला जो प्रिंसेस कॉर्नर है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग को मैंने रखा कैफेटेरिया। जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ पे नीचे बेसमेंट में एजुकेशन सेक्टर, मतलब बेसमेंट में वाले बताना चाहूँ कि वहाँ पर 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो, और बेसमेंट 1। तो इस तरीके से बेसमेंट प्लस 5 फ्लोर, जिसमें से 4 फ्लोर में जो लड़के आईएएस आईपीएस की तैयारी करने आते थे उनको मैं अकोमोडेशन के लिए देता था कमरे। नीचे उनके लिए लाइब्रेरी बना रखी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता था दिल्ली में, आता है अभी भी, तो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, तो उनको एक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता था वहाँ पर। मैंने सर्च किया तो वहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग ली किराए की, 3,30,000 रुपये महीने की, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा वो था कि मैं कैसे निकालूंगा पैसे। वहाँ भी मुझे एक एंटरप्रेन्योर्स वाला रोल निकाल कर, मतलब अपने जो मैंने पढ़ा था, अब वो मुझे टेस्ट करना था कि मैं लगा पा रहा हूँ। गुजरात में तो सपोर्ट मिल गया था, यहाँ सपोर्ट कैसे मिलेगा। हालांकि यहाँ सपोर्ट मिला, मेरे मामा जी ने मुझे सपोर्ट कर दिया बिना पापा को बताया, उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए दे दिए, जो मुझे एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो 6 लाख उनने दिए, तो 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000, इस तरीके से मुझे बिल्डर को 2 महीने का एडवांस और 1 महीने का रनिंग देना था। तो वो मैंने मैनेज कर लिया और चालू कर दिया। मतलब बिना उस वो करके, एक रिस्क होती है कि भाई आप धंधे में, बिजनेसमैन बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, वो रिस्क उठाई। और मैंने वहाँ पर टॉप फ्लोर पे कैफेटेरिया भी डाल दिया, रिफ्रेशमेंट जोन डाल दिया, मैच डाल दी, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को खाना भी हम लोग सप्लाई करा जो कमरे में रह रहे। तो इस तरीके से एक बिल्डिंग भी मैंने बनाई, और उस बिल्डिंग के ऊपर सर्कल लाइन का टैग लगाया। तो ये एक थोड़ा अच्छा अचीवमेंट। और उसी टाइम पे सर का कॉल आया, मेरे डायरेक्टर जनरल सर सुनील शुक्ला सर का, नितिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, तुम्हारा जो शंकर रोड है, जो पूसा रोड है, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि तुम उसमें जुड़े हुए हो रियल एस्टेट में, और एक ईडीआई का रीजनल सेंटर वहाँ डालो। कोई भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन तुम दो, और सिलेक्शन करके बच्चों को वहाँ से यहाँ भेजो कॉलेज में। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वहाँ पर। तो 2 साल वहाँ पर, और उसी बीच में नोटबंदी हुई और जीएसटी लगा, उसी टाइम पे आया। वहाँ में देखने को मिला भैया, जब नोटबंदी हुई तो इतने बिजनेसमैन परेशान हुए हैं, एक तरीके से प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पा रहे अपने। जीएसटी आया तो कौन इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेचेगा। तो ये हो गया, तो ये चीज़ भी फेस करना पड़ी वहाँ पर। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो दिल्ली के थे, उनसे मिला, मैंने कहा क्या क्या चल रहा है। बोले कुछ नहीं भैया, जीएसटी आ गया अब तो भैया कैसे क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। तो मोदी जी ने ये किया करप्शन को ख़त्म करने के लिए, बट वो थोड़ा सा, मैंने गुजरात में वापस गया तो उसका इफेक्ट जो है ना, जो मिडिल क्लास बिजनेस 3 कैटेगरी के होते हैं, एक एमएसएमई जो मीडियम के होते हैं, एक एसएमई जो स्मॉल वाले होते हैं। तो एसएमई जो बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल मीडियम वाले, तो उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा जीएसटी लगने के बाद में। यार हमारा 10 लाख रुपए का बिजनेस है, स्टार्टअप है, और उसमें भी हम जीएसटी वगैरह देंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे।
तो कुछ नेगेटिव्स भी बोले, कुछ पॉजिटिव्स भी बोले गवर्नमेंट के लिए, तो ये हो गया। कैसे भी करके दिल्ली में रहा मैं, जैसे मुझे लगा कि यार हमारा नुकसान होने वाला है। अब वो गुजराती चीज़ तो अपन ने टेस्ट कर ही ली थी वहाँ पर सब कुछ। हालाँकि पहले 2 महीने नुकसान हुआ मेरा वहाँ पर भी, क्योंकि बिल्डिंग का किराया निकालना, मेरे को मामा जी ने 6 लाख दिए थे बस, 4 लाख तो वहाँ ख़त्म कर चुका था गुजरात में वो स्टार्टअप में। ठीक है, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आया वहीं लगा के निकल गया, गुजरात को बाय बाय करके दिल्ली आ गया। और दिल्ली में जो 6 लाख मिले, बट मुझे देना कितने थे, 9,60,000 रुपये, 3,30,000 की बिल्डिंग थी। तो वो थोड़ा बहुत करके तो 2 महीने मैंने लॉस झेला। 2 महीने के बाद में जैसे प्रॉफिट आया, 1 साल अच्छा चला, 1.5 साल, 2016 में नोटबंदी हो गई। तो मैं, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन रहता था इस तरीके का, तो गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा यार अब बहुत टेस्ट कर लिए, 2-2 3 दिन जो पढ़ा है ना उस पर आ जाते हैं, जो अस्पताल पढ़ा है। तो मैं भोपाल आया, यहाँ से मेरी अस्पताल की जर्नी चालू हुई। और भोपाल में जो मेरे भैया डॉक्टर अजीत मीना, उन उनके थ्रू मैं खड़ा था यहाँ पर कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनने एक लाइन बोली, तू बता तुझे क्या करना है। मैंने कहा मुझे सर हॉस्पिटल खोलना है। तो थोड़ी देर के लिए तो वो चौंक गए, हॉस्पिटल खोलना है, तुम डॉक्टर तो हो नहीं, पहली बात तो, ना तुम्हारा एक्सपीरियंस है गुजरात में, तुम है ना तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है। अब उस टाइम पे हंसी मुझे भी आ रही, उनको भी आ रही। मैंने कहा भैया पर कुछ भी करना तो है। मैंने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट पे काम किया है, सेल्वी ग्रुप के साथ काम किया है। सेल्वी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, मैं उसका बैकग्राउंड मेरे पास में है, मैं बता भी दूंगा। तो बोला चलो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, किसी एक हॉस्पिटल में ले जाकर तुम्हें अटैच करवा देता हूँ। पढ़ाया पढ़ाया भी ऐसे जाता है कि ना ही आपके ऊपर कोई रहेगा, उल्टा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, आप कंट्रीब्यूट करोगे इकोनॉमी में, आप लोगों को रखोगे, आप व्यवसाय खोलोगे, जो गवर्नमेंट काम करती है वो आप करोगे। ये हम लोग को ये रहता है हमारा काम, ना कि हम जॉब करना। तो वो चीज़ वहाँ पर भी मिली एलबीएस में, तो वो भी छोड़ा। फिर भोपाल के हॉस्पिटल डॉक्टर अजय शंकर मेहता और डॉक्टर सविता मेहता मैडम का, मेहता सर का, वहाँ पर मुझे 2 महीने के अंदर ही फ्री हैंड मिल गया। वो 2 महीने के अंदर कैसे, 18-18 घंटे काम किया मैंने, 18-18 घंटे उस हॉस्पिटल के लिए। और उसके जब कैमरा सर ने देखे, कि रात में बंदा नगर निगम की गाड़ी आई है और उससे बात क्या कर रहा है, और वो लाइन खुदवा रात में खुदवाई मैंने, दिन में नहीं। और सीवेज लाइन पानी भर रहा है रात में बुलवा के, तो मैं उनकी नज़रों में आ गया। और नर्सिंग स्टाफ का पूरा राउंड लेना रात में, वो सो तो नहीं रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं अब उस फेज़ में आ गया था कि अब मुझे सीखना है और फिर अपना चालू करना है। ये वो फेज़ है, पढ़ाई मैंने कर ली, सब कुछ कर लिया, छोटे छोटे धंधे भी कर लिए, फेल भी हुआ, 3 धंधों में फेल हुआ तो 3 में पास भी हुआ। बट अब मेरे को करना था हॉस्पिटल, जो मेरी मेन ज़िंदगी जिससे स्टार्ट हुई थी 2006, जो कहानी चल रही थी, जो मेरा मेन मकसद था जिसको अचीव करना। क्लिनिक तो नहीं था, एटलीस्ट हॉस्पिटल ही था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर ने बोला अब क्लिनिक वाले बंदे नहीं होते, तुम डायरेक्टर बन चुके हो और तुम अपना हॉस्पिटल डालो डायरेक्ट और चलाओ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि सारी चीज़ तो एक बार ज़रा देख भी लें अस्पताल में क्या होता है। पढ़ तो ले, ये मेंटरशिप भी करी हुई है, बट एक बार अपन देख भी लेते हैं प्रैक्टिकली, कहीं और गलतियाँ हैं अपन कंपेयर कर लेंगे बड़े से बड़े यूनिट को भी, छोटे से छोटे। तो 3 साल मैंने दिए यहाँ पर, जिसमें से 3 साल में से 1.5 साल जो मुझे सबसे बेस्ट मिला, भोपाल केयर हॉस्पिटल, उन्हीं का नाम बीसीएच था। तो वहीं से मैंने उनका नाम उठाया, भोपाल केयर हॉस्पिटल से अपने विदिशा केयर हॉस्पिटल सेम नाम, शिवपुरी केयर हॉस्पिटल शिवपुरी में सेम नाम, और इसी नाम की चेन चलाने का मैंने अपने कंपनी के अंदर सर्कल लाइन में चालू कर दिया कि मेरी जितने भी हॉस्पिटल होंगे अब केयर हॉस्पिटल के नाम से चेन चलेगी। एक एंटरप्रेन्योर, जिसकी मैं एक सिंपल सी परिभाषा बोलता हूँ हिंदी में, एक धंधा करने वाला जो धंधा चालू करता है और धंधा चालू करके उसको बीच में लाके स्टेबल लेके आता है और उसकी ग्रोथ करता है और उसको बनाए रखता है स्टेबिलिटी, कि वो कभी गिरे ना। तो ऐसे एन एंटरप्रेन्योर, कोई भी धंधा चालू करना है, उसमें कैपिटल तो आपको लगता ही लगता है पैसा, और उस धंधे को जितना कैपिटल आपने लगाया है, मान लो एक्स एक्स अमाउंट आपने लगाया है उस अस्पताल को या कोई से भी बिजनेस को चलाने के लिए, चालू करने के लिए, तो उस एक्स अमाउंट को वापस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 साल आपको लगेंगे। तो मान लो आपने एक्स अमाउंट लगाया और वो 2 से 3 साल में आपको पूरा जो पूरा वो एक्स अमाउंट निकालने में लग जाता है। 3 साल पे आपको ब्रेक इवन आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले स्टेज। 3 साढ़े 3 साल, किसी किसी बिजनेस में 3.5 साल भी हो जाते हैं जिनको अनुभव नहीं है, तो वो लंबे खिंच जाते हैं। तो 3.5 साल के बाद में अपने प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है।
3 साल तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहला जो मेरा विदिशा केयर हॉस्पिटल था, वो 10 बेडेड हॉस्पिटल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसको मैंने 1 साल में कवर कर डाला। और वहाँ पर सपोर्ट किसका मिला? मैं भोपाल में जो 3 साल रहा हूँ, और यहाँ के जो डॉक्टर जो ट्रांसफ़र होके कहाँ गए? विदिशा मेडिकल कॉलेज। विदिशा मेडिकल कॉलेज में जो गए हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे पूरा सपोर्ट करा है। मतलब मुझे सैलरी पे डॉक्टर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने टीम ऐसी बनाई कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एचओडी, 4 लोगों में, और एसआर सीनियर रेसिडेंट 5 लोगों में से कोई भी स्पेशलिटीज़ की मुझको कॉल करना है कि सर पेशेंट आया है, तुरंत 5 में से कोई एक जो भी फ्री रहेगा वो आ जाएगा। अब वो चाहे बच्चों का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे औरतों का हो, चाहे जनरल सर्जन हो, चाहे कोई भी। तो ये सपोर्ट मुझे मेडिकल कॉलेज से मिलेगा, और ये स्ट्रेटेजी मैंने पहले बना ली थी कि जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा ना, जब भी मैं विदिशा में हॉस्पिटल डालूंगा। तो मैंने आते से ही रुद्राक्ष ज्वाइन किया। तो अभी मैं रुद्राक्ष में डायरेक्टर हूँ। और सेंट्रल को अब हमने सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बना दिया है। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टर हूँ, साथ में मेरे एक और डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश मीणा जी। तो इस तरीके से ये जर्नी मेरी, मतलब अभी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जो मेरी लाइफ का सबसे मेन जो हीरो कह सकते हैं, या तो लोग बाग तो बोलते हैं कि पापा मेरे सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। मैं पापा जी को इस तरीके से बोलता हूँ कि मुझे वो एक महान व्यक्ति कह सकता हूँ। वो एक इंसान ऐसा है कि कभी भी मैं डिप्रेशन में गया था, और कुछ भी मैंने जो उस टाइम पे जो मैंने बोला कि मुझे चाहिए, उनने अरेंज किया। मैंने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए, चाहे आप कहीं से ही मंगाइए, उनने अरेंज किया। मुझे बोला मुझे गाड़ी चाहिए, तो उनने, अब थोड़ा सा कहते हैं जिद्दी नेचर हो गया था थोड़ा ज़्यादा, उस टाइम पे मैं जिद्दी हो गया था। तो इंदौर में जाके मुझे एवेंजर पसंद आ गई थी, और एवेंजर बजाज के शोरूम पे उस टाइम पे एक ही गाड़ी थी। वो एक ही गाड़ी में मैंने बोला कि ये टंगी गाड़ी टंगी ना रस्सी पे, ये खुलवाओ अभी चाहिए। जिद तो जिद। अब वो ओनर कह रहा है, मना कर रहा है कि भैया वो डिस्प्ले वाली गाड़ी है, आप ऑर्डर देंगे मंगाए देंगे आपको। मैंने कहा नहीं, इसी को उतारो नीचे, यही चाहिए मुझे। अब चाचा जी फंस गए, दोनों चाचा मेरे वही है। चाचा, अच्छा, पापा जी के 5 भाई हैं, जो एक खत्म हो गए हैं, बाकी 2 इंदौर में हैं, और एक जबलपुर में है। 2 बुआ हैं हमारी बड़ी, एक अहमदाबाद में, एक उज्जैन में। तो इंदौर वाले चाचा जी परेशान हो गए, अब क्या करें यार, ये तो जिद पकड़ ली इसने। तो और वो गाड़ी ऐसे टाइम पे मैंने ली, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात ऐसे। वो गाड़ी का जो टाइम लेने का समय था ना, वो मेरी लाइफ में मेमोरेबल समय है। मतलब आप ये सोचो मैं गाड़ी भी किस तरीके से ली। 10 तारीख, 10वां महीना, 10वां साल, 10/10/10, और सुबह 10 बज के 10 मिनट पे और 10वें सेकंड पे चाबी हाथ में, और 10,000 रुपये बुकिंग। तो 10 का वो फिगर बन गया था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें एक्साइटिंग हुई लाइफ में, अप्स एंड डाउन बहुत हुए हैं। बट ये है कि एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। और वही रीज़न है कि आज मैं मेरे पापा जी के सिद्धांतों पर, मेरे पापा जी आज, मतलब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको 10 बार फ़ोन लगाया है कि आप आइए, आप भोपाल आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। रहरा में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको नॉलेज, 3-3 चुनाव आपने करवाए, तो वो आके समझते थे पापा जी कि कैसे करना है सीनियरिटी के हिसाब से। हमारे बंगले के सामने शिवपुरी में एसपी साहब, भसीन साहब थे, वो स्टडी के लिए आया करते थे पापा के पास, क्योंकि पापा जी पहले लेक्चरर भी रहे हैं फिजिक्स के। तो थोड़ा उनका मूड पढ़ाई के लिए भी जाता है। कभी कभी मुझे भी बता देते थे 11th-12th में, मैथ्स में जो पढ़ाना होता था, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते पढ़ा देते थे। तो वो एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ जहाँ रहे हैं, प्यून नहीं पहुंचेगा ऑफिस में, पर पापा 10 बजे पहुंच जाएंगे नाश्ता करके। प्यून लेट हो जाएगा तो पापा लेट नहीं होगा, और रात में आने का कोई समय नहीं है, जब तक पूरा काम हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होकर हम लोग निकले ना, तो वहाँ वहाँ के बाबुओं, ड्राइवरों, स्टाफों के आंख से आंसू गिरते हुए तो मैंने खुद देखा। जैसे कि आप अलग अलग जगह पढ़ाई हुई, अलग अलग हाँ। जगह आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो कहाँ कौन सी जगह की वो अच्छी लगी? और आप भोपाल में भी हैं, तो भोपाल भी अच्छा लगा? देखिए, जगह के मामले में अगर देखा जाए, तो मेरा जो नेचर है कि मैं नाइट लाइफ पसंद करने वाला आदमी हूँ। मतलब मुझे, वैसे तो ये एक डॉक्टर को नहीं कहना चाहिए, बट सुबह का टाइम मुझे थोड़ा ऑड सा लगता है। सुबह अच्छे डॉक्टर सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, बट मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, 9:30-10 बजे के आसपास। और मेरा काम, वर्किंग जो मेरी मेन रहती है, मैं नाइट में वर्क ज़्यादा करता हूँ। नाइट में सोता हूँ,
ढाई 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास, और नींद भी मैं लेता हूँ 5 से 6 घंटे की। 8 घंटे जो होना चाहिए वो भी नहीं, 2 घंटे कम कर देता हूँ उसमें। 2 घंटे कम करके मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एक्स्ट्रा वर्क है, यहाँ बैठ के रात में इत्मीनान से शांति में बनाया क्या प्लान करना है डे का, अगले दिन का, ऐसा। तो जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी जगह आपको पसंद है, तो सबसे पहला नाम तो अहमदाबाद ही आएगा, क्योंकि अहमदाबाद में एक तो हैपनिंग सिटी है, कोई डर नहीं है। 1 बजे 2 बजे यहाँ पे मतलब लड़कियों को भी इतना वो नहीं है डर कि कुछ जैसे अपन दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 11:30 12 बजे के बाद आजकल सब बंद हो जाता है, कुछ कुछ एरियाज भी खुले रहते हैं। बाकी मेन इंडिया गेट वगैरह या आजकल सिक्योरिटी पर्पज से बंद कर दी जो घटनाएं हुई। बट अहमदाबाद वहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं कि इस टाइप का कोई सोच भी नहीं सकता है गलत काम करना है इस टाइप का। तो मुझे अहमदाबाद बहुत अच्छी सिटी लगी। वहाँ के लोग इतने मिलनसार, सपोर्टिव, है ना। प्लस जैसे मुझे फूडी, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। दो मुझे शुगर है, बट मैं 4 बार खाना तो दिन में खाता हूँ। डिनर मेरे 2 होते हैं, एक 8 बजे और एक रात को 1 बजे। ये कहानी किसी को बताओगे तो हंसेगा, बट मेरे जो एक्चुअल है तो एक्चुअल है भैया। मेरे घर वाले इस चीज़ से परेशान है। तो ये खाने, हाँ, मतलब, और एक चीज़ और मैंने प्लस पॉइंट क्या करी है, जहाँ जहाँ भी मेरे हॉस्पिटल रहे ना, मैं उसके बगल में ही रहा हूँ। विदिशा का मेरा ये हॉस्पिटल है, एक ये हॉस्पिटल है, बीच में रोड है, और इधर मेरा घर है। सेम सेंट्रल हॉस्पिटल, ये रोड है और ये मेरी फ्लैट है। तो जब मुझे 24 घंटे में उतर के नीचे आना, देखना है क्या चल रहा है, मैं देख सकता हूँ। इसमें हम लोग का एक पार्ट रहता है हॉस्पिटल्स को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको, जो बड़े बड़े होते हैं कॉर्पोरेट्स, उनको एक CSR दिखाना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने 1 साल में इतना दान दिया, इतनी मशीनें बांटी और गरीबों के लिए कुछ अच्छा किया, या ऐसा इस तरीके का। तो ये एक्टिविटी मैं अपने साथ में लेके चल रहा हूँ। अपने साथ में लेके चल रहा हूँ इन द सेंस कैसे कि कैंप्स हो गए एक तरीके से, इनको अपन दवाइयाँ फ्री में बांट रहे हैं। कुछ अपन मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी स्थिति नहीं है पैसे देने की, तो अपन उनको गुप्त में लेके उसका ओपन भी नहीं होने देते नेम, और जो भी अमाउंट रहता है अपने खाते से करके उनको ट्रीटमेंट दे के दे देते हैं। मतलब उनसे पैसे नहीं लेते, एक तरीके से मुफ्त का उपचार। और अगर किसी के पास पैसे कम है तो अपन उनको ये रास्ता दिखाते हैं कि यार हम आपकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे, CM हाउस से मदद करवाएंगे। सिर्फ आप अपने वहाँ से लेटर लाइए और हम आपको जो भी फंड रहेगा आपको पूरा वहाँ से करवा देंगे। आयुष्मान आपका नहीं है तो इतनी मदद करेंगे, हम आपका आयुष्मान भी बनवा देंगे, हमारे स्टाफ चले जाएगा वो आयुष्मान भी बना लेगा, आपकी मदद करवा देंगे। चेन्स क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना चाह रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ूंगा तो मेरे को उतना से ज़्यादा लोग मिलेंगे जिनको ज़रूरतमंद है। जो कि मैंने बताया कि मेरे फादर से मैंने सीखा कि ज़रूरतमंदों की मदद पहले करो, बड़े लोग तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। भाई हॉस्पिटल में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जिनके पास में पैसा है और एक जिनके पास में पैसा नहीं है। तो प्रायोरिटी आप जिनके पास में पैसा है उनसे आप जो चार्जेस है उनसे लो, डिस्काउंट मत करो। जो डिस्काउंट करते हो वो इधर हेल्प कर दो ना, न्यूट्रलाइज कर दो। तो ना अस्पताल का लॉस होता है और ना ही किसी का लॉस होता है। जो पेइंग कैपेसिटी जिसकी जो पे कर सकता है अपन उसको डिस्काउंट ना करके वो डिस्काउंट अपन गरीबों को दे दो। नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। आज मैं अपने जो अनुभव से आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो भी मेरा 5 साल का 6 साल का भोपाल का अनुभव है, भोपाल के बाहर का तो अलग अलग है। भोपाल का अनुभव मैंने जो लिया है कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो नंबर्स अगर काउंट करें तो 480 प्लस है। ठीक है, 480 प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसके बाद मेडिकल कॉलेज देखे जाएँ तो 4 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद में अब सर्वाइवल भी जरूरी है। जब मैंने आपको बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप में चालू तो हर कोई कर लेगा अस्पताल, जो जो उसमें खोल लेगा, 3 3 4 4 करोड़। कोरोना में आप देखो, कोरोना में कितने हॉस्पिटल खुले थे, 2 2 ढाई 3 3 करोड़ से आज बंद है। कोरोना में कमा लिया फिर बाद में तो क्या स्टडी है आपको, कैसे चलाओगे अस्पताल। तो 480 हॉस्पिटल को चलना, उसमें मेडिकल कॉलेज भी हैं जो फ्री में उपचार कर रहे हैं, तो स्ट्रगल करना एक अपने आप में ही वो हो जाता है। तो अब डॉक्टर्स पैसे कहाँ से कमाएं और स्टाफ कैसे, उनकी सैलरी कहाँ से निकाले, खर्चे कहाँ से निकालें, डॉक्टर्स की सैलरी देना वो कैसे निकालें। तो उनको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आके कहानी अटक जाती है। अब अगर वो मरीजों से ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो वो चला नहीं पाएंगे अपने बिजनेस को, तो वो शट डाउन हो जाएगा।
बट ये तरीका बहुत गलत है। भाई अगर आपने अस्पताल खोला है तो आपको इतना पैसा बैकअप में रखना पड़ेगा कि अगर आपको शॉर्टेज हो रहा है तो आप वो शॉर्टेज उसी से फिल करो, ना कि किसी मरीज को रोक के या उसको डिस्चार्ज ना देके या उसके साथ अनफेयर करके। मरीज आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, आप पहला सिद्धांत मत भूलिए। आपका पहला सिद्धांत आपका है कि मरीज का ट्रीटमेंट करना है, भले उसके पास पैसा है या नहीं है। बट आज कॉर्पोरेट को, जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, वहाँ पर ये होगा कि पहले बिल भरो, उसके बाद मरीज को अंदर लेंगे। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नलीफाई करूँगा। इवन अगर कोई प्रपोजल ऐसा अच्छा आता है फ्यूचर में गवर्नमेंट का, तो मैं उनमें सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि इस तरीके का पीपीपी बनाए, पब्लिक पार्टनरशिप जो रहती है इस टाइप की आप बनाए, कि जिसमें आपको भी फ़ायदा है, प्राइवेट लिमिटेड को भी, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी। तो अब मैं फोकस होकर सर को मतलब जो वो चाह रहे हैं, जो हमारा एक विज़न है, मैं अब आपको अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म विज़न बताना चाह रहा हूँ। जो शॉर्ट टर्म हमारा विज़न है कि एक तो हमारे जितने भी भोपाल के पेशेंट्स जो बाहर जा रहे हैं, उनको वापस से यहाँ पर लाया जाए। देखिए भोपाल के पेशेंट भोपाल में नहीं रुक रहे, वो सीधा बाहर जा रहे हैं लंबा। तो भोपाल के पेशेंट को भोपाल में रखना, प्लस जो इंटीरियर के पेशेंट है आयुष्मान वाले, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है आयुष्मान में। यही मेरे डायरेक्टर सर ने कहा, नितिन अपन को ऐसा काम करना है जिससे अपना नाम अच्छा बने, तो 10 साल में उनकी गुडविल है उसको बना के रखना है। ये सब यहाँ पर आया तो मैं टीम बना रहा हूँ यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल में। अभी 25 लोग का स्टाफ है, तो 25 को मैं कुछ हटा के जो काम के जो टैलेंटेड है उनको रखूँगा, और 10 लड़के नए रखूँगा जो एक्स्ट्रा अच्छा काम करके देंगे मुझे। ये चीज़ें बस एक बिजनेसमैन को और एक एंटरप्रेन्योर को डिफरेंशिएट करती है। एक बिजनेसमैन उस चीज़ को नहीं सोच पाता है, वो भले बिजनेस कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा, बट वो कांस्टेंट रहेगा, वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा, उसमें इनोवेशन क्रिएटिविटी क्या करना है। अब मैंने वैल्यू एडिशन, अब कल के ही मैं आपको बात बताऊँ, मेरा फ्रेंड इंदौर से आया है जो पूरा फिजियो का यहाँ पे सेटअप डाल रहा है, एडवांस सेटअप, एमजीएम से पास आउट है ना। जो मेरा बचपन का फ्रेंड है, खजुराहो में 6 से 10th क्लास जो मैंने बताया था, हम लोग ने साथ में पढ़ा। बाय चांस वो मिल गया मुझे इंदौर यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ गया। तो जो वो चीज़ जो लगा रहा है यहाँ पर, कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फिजियोथेरेपी में, और उसमें मैंने एक वैल्यू एडिशन क्या कर दिया, ये एंटरप्रेन्योरियल दिमाग चला था मेरा कल रात में। मैं और मेरे फ्रेंड बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि जैसे मैं अपने जितने भी यूनिट्स में होम केयर नर्सिंग की फैसिलिटी देता हूँ, होम केयर नर्सिंग चल जाता है। इन इमरजेंसी होम केयर में अगर आपको ऐसा पेशेंट है जो हॉस्पिटल नहीं आ रहा है 50 या लंबे साल का, तो हम डॉक्टर्स को भी भेज देते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स को, कि जाओ भैया, बट चार्ज उसका लगेगा। तो कल ही मैंने डिसाइड किया होम केयर नर्सिंग के साथ में जो अपन डॉक्टर्स को भेजते हैं ना, होम केयर फिजियोथेरेपी भी अपन करवाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी किसी ने भोपाल में अप्लाई नहीं किया है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूँगा सेंट्रल ग्रुप में। तो ये एक नई चीज़, इनोवेशन जो ऐड हो रहा है कि भाई होम केयर नर्सिंग तो हो ही रही है जो हर कोई कर रहा है। एक आपने नाम सुना होगा यहाँ पे परी करके नर्सिंग, होम केयर नर्सिंग जो अच्छी ब्रांड है, वो होम केयर नर्सिंग ही प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल ग्रुप में इस चीज़ को अडैप्ट करूँगा। होम केयर में आपको क्या क्या चाहिए, नर्सिंग, इंजेक्शन लगाने वाला चाहिए, दवाई देने वाला चाहिए, स्क्रबिंग करने वाला चाहिए, साफ सफाई कर वाला चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। आप तो कॉल करो, बंदा आपके घर पे। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और आज की डेट में कॉम्पिटिट करना है, तो जो मोबाइल्स के एग्जांपल लूँगा, आज सैमसंग क्यों चल रहा है और नोकिया क्यों आउटडेट हो गया। नोकिया सिर्फ अपडेट नहीं हो पाया इसलिए आउटडेट हो गया, और सैमसंग अपडेट हो रहा है, डेली अपडेट हो रहा है, नई नई चीज़ें ला रहा है, टक्कर मार रहा है वन प्लस को, आईफोन को टक्कर मार रहा है, तो वो अपडेट हो रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है। तो ये सीधा सीधा लाइफ में भी एक उसूल अपना ये है कि लाइफ में अपने आप को जब तक आप अपग्रेड नहीं रखोगे तो सामने वाला आपसे आगे निकल जाएगा। देखो, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे अपने बारे में कुछ बताने का मौका दिया। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप भी अपनी लाइफ की कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूरी डिटेल्स लिख कर भेजिएगा, या आपकी ज़ुबान से हम वो कहानी सुनेंगे, या फिर हम लोगों को आपकी कहानी सुनाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और जिससे लोगों को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8103092411। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी और कहानी को लेकर।